एपिसोड 48। तुम अपने प्यार को भूल गई। 6 महीने बाद वह तुम्हारा प्यार था और तुमने उसके लिए एक आंसू तक नहीं बहाए। अपनी शादी से पहले से ही तुम उससे प्यार करती थी। तुम उसके बिना रह नहीं सकती थी। लेकिन उस दिन उसकी मौत पर तुमने एक आंसू तक नहीं बहाया। क्या यही तुम्हारा प्यार है? क्या यही प्यार करती थी तुम उससे? उस हल्की सी आवाज को सुनकर बेड पर लेटी हुई लड़की की आंखों में आंसू आ गए। आखिरी सवाल सुनते ही उसने अपनी आंखें घुमाकर उस तरफ देखा, जिस तरफ से यह सवाल उसे पूछे जा रहे थे। इसी तरीके का प्यार क्या करती थी तुम उससे? बेजान सी, बेपरवाह सी। क्या यही था तुम्हारा प्यार? बेड पर लेटी हुई लड़की ने धीरे से अपना सरनामे हिलाया। तो अपने आंसू निकालो, रोना शुरू करो। तुम्हारे अंदर इस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत है, उतना ही तेज तुम्हारे आंसू होने चाहिए। उठो पूजा और रोना शुरू करो। क्या तुम्हें उसके मरने का दुख नहीं है? वो लड़की उठकर बैठ जाती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। उसकी आंखें बंद हो गई और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसकी सिसकी स्क्रीम में बदल जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अचानक से उसका पूरा चेहरा आंसुओं से गिर गया था और वह फुटफुट कर रोने लगी थी। हाँ पूजा, हाँ, रो लो, इसी तरीके से दिल खोल कर रो लो। जोरों से और जोर से बहने दो इन आंसुओं को। बह जाने दो अपने दर्द को। तुम्हारी आवाज उस तक पहुंच रही होगी और वह महसूस कर रहा होगा कि किस तरीके से तुम अपने प्यार को अंतिम श्रद्धांजलि दे रही हो। बेड पर बैठी हुई पूजा के आंसू और तेज हो गए और वह और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यह आवाज उसके दर्द को बयां कर रही थी। उसके रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसी पल इश्क ने एक गहरी सांस ली। पूजा को उसके वार्ड में रोता हुआ छोड़कर इश्क धीरे से कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही वह बाहर खड़े आदमी को देखती है तो वह आदमी घबराते हुए इश्क को देखकर कहता है, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वाइफ ठीक तो है ना? इश्क ने हल्का सा दरवाजा खोला तो उस आदमी के कानों में रोने की आवाज आती है। जैसे ही वह रोने की आवाज सुनता है वह हैरानी से कहता है, पूजा रो रही है सच में? उसके आंसू निकल रहे हैं? वो सच में रो रही है। वो आदमी पूरी तरह से भ्रमित हो गया था और हैरानी से इश्क से सवाल कर रहा था। इश्क ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी मिस्टर शर्मा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। उस आदमी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और वह दरवाजे से झांक कर अंदर वार्ड में देखता है, जहां पर उसकी पत्नी सच में बेड अपने दोनों घुटनों को अपने सामने की तरफ मोड़े हुए फूट फूट कर रो रही थी। वह आश्चर्य से इश्क को देखते हुए कहता है, लेकिन यह अचानक से कैसे? मतलब नहीं, मुझे खुशी है कि आखिरकार मेरी पत्नी रोई तो सही, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर रोना तो दूर की बात है, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं है। आपने यह कैसे किया डॉक्टर? इश्क ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखिए मिस्टर शर्मा, जब आपने यह बताया कि आपकी पत्नी अपने प्रेमी के मरने बाद ऐसी हो गई है, तो यह समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा कि वह अपने अंदर अपने दुख को दबाए बैठी थी। अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को मरता हुआ देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से वह उसे पल को अपने अंदर दर्द की तरह बर्दाश्त कर रही थी। इसीलिए वह ना तो किसी से बात करती थी और ना ही कुछ कहती थी, क्योंकि उनका दर्द बाहर ही नहीं निकल रहा था। उनके दर्द का बाहर निकलना बहुत जरूरी था। उनका रोना बहुत जरूरी था। जब तक रोएगी नहीं और उनका मन हल्का नहीं होगा, तब तक तुम्हें यही लगेगा कि वह अपने प्यार की मौत की जिम्मेदार है।
पूजा के हस्बैंड कहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वह सब एक हादसा था, एक एक्सीडेंट। प्रॉब्लम तो बस यह थी कि वह एक्सीडेंट पूजा के सामने हुआ था, जिसकी वजह से उसे अपनी आंखों से यह सब देखना पड़ा था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। शादी के बाद जब मुझे पता चला कि पूजा किसी और से प्यार करती है, तो मैंने उसे जाने दिया और उसे यह कहा कि वह जिसके साथ रहेगी बस खुश रहे। मेरे लिए उसकी खुशी ज्यादा मायने रखती थी। पर जिस दिन पूजा मुझे छोड़ कर गई थी, उसी दिन उसके प्रेमी का एक्सीडेंट हो गया था और पूजा उसी दिन से पत्थर हो गई थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करवाया था, पर कहीं से मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन आपने तो 1 हफ्ते में ही वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े डॉक्टर नहीं कर सके। इश्क हल्की सी हाँ में सर हिलाती है और उससे कहती है, यह तो मेरा फर्ज था। अब आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपको पहचानेगी। दीपक शर्मा पूजा के हस्बैंड धीरे से दरवाजा खोलकर पूजा के पास जाते हैं। वह देखते हैं वो बेड पर बैठी हुई अभी भी दहाड़े लगा लगा कर रोई जा रही है। दीपक पूजा के सामने बैठ जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा पूजा। पूजा सुबकते हुए अपना चेहरा उठाती है और अपने सामने दीपक को देखती है, तो दीपक में उसे कहीं ना कहीं अपने प्रेमी की छवि नजर आती है। पूजा कॉलेज के दिनों में किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन माँ बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में पूजा की शादी दीपक से करवा दी। शादी के बाद दीपक को पता चला कि पूजा प्यार करती है। सच्चे प्यार को बीच आते हुए दीपक ने पूजा को जाने दिया, क्योंकि दीपक पूजा से बहुत प्यार करता था। पर अगले दिन दीपक को पता चला कि पूजा जिससे प्यार करती थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। इस सदमे को पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकी और पागल हो गई है। दीपक पूजा के बगल में बैठता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा पूजा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अचानक से पूजा दीपक के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, वह तो मुझे छोड़कर चला गया। तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती है। दीपक भी इमोशनल हो गया था और पूजा को गले लगाते हुए ऐसा कह रहा था। मुझे माफ कर दो। पूजा दीपक से माफी मांग रही थी। उन दोनों के इमोशनल प्यार देखकर दरवाजे पर खड़ी इश्क की आंखों से भी आंसू आ गए थे। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने आंसू पोंछते हुए वापस अपने फ्लोर की तरफ चली गई। जैसे ही वह अपने केबिन में जाती है, वह मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को साफ करती है और धीरे से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, माँ, प्यार का एक अलग रूप देखा है मैंने, और आपके जाने के बाद मैं अपने आप से प्यार करना सीखा है और मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जैसे ही इश्क ने अपने केबिन में किसी को यह बोलते हुए सुना, तो वह हैरानी से देखती है। वहां पर पहले से ही एक शख्स मौजूद था। इश्क घूमते हुए उस लड़के को देखती है और अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहती है, डॉक्टर रियांश अग्निहोत्री, जहां तक मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त अपने वार्ड में होना चाहिए था, अपने पेशेंट के साथ। तो तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इश्क के सामने इस वक्त उसका जूनियर और इस अस्पताल का सबसे क्यूट और चुटकुला डॉक्टर रियांश अग्निहोत्री था, जो बड़ी स्टाइल से इश्क के डेस्क के साथ लगकर खड़ा था। और जब इश्क ने उसे घूर कर देखा, तो रियांश हंसते हुए इश्क के पास आता है और अपने डॉक्टर के कोट को सही करता हुआ कहता है, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरे पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं।
अरे यार, मेरे वार्ड में कोई है ही नहीं, मैं चेक कैसे करूंगा? और जहां तक मैं घड़ी में देख पा रहा हूं, यह लंच टाइम है। तो लंच टाइम में क्यों ना हम दोनों एक साथ छोटी डेट पर चले, सिर्फ तुम और मैं, और हमारे साथ छोले भटूरे विद किमची। यह आवाज पीछे से आई थी, जहां से अभी अभी किमची कमरे में आई थी। उसने अपना एक हाथ रियांश के गले में डाला और दूसरा इश्क के गले में डालते हुए कहा, अरे यार, बिना किमची के छोले भटूरे खाने में कहाँ मजा है? चलो साथ में छोले भटूरे खाते हैं। किमची को वहां देखकर रियांश का चेहरा बन जाता है, लेकिन इश्क हंसते हुए उन दोनों को देख रही थी। सच में वह दोनों टॉम एंड जेरी की तरह है, एक साथ रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता है। इश्क को किसी कोल्ड वॉर का अंदाजा हो रहा था। वह जल्दी से उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाती है और सोफे पर धकेल कर बैठते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तुम दोनों यहाँ पर खाना खाने आए हो, चुपचाप खाना खाओ, और अगर नहीं खाना है तो भी चुपचाप खाना खाओ, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इश्क ने कॉल करके सबका लंच अपने केबिन में ही मंगवा लिया था। थोड़ी ही देर में एक पियून उनका लंच केबिन में लेकर जाता है। वह सब अपना अपना लंच करते हैं। क्योंकि किमची अपना लंच घर से लाती है, तो इसीलिए उसके खाने का स्वाद ही अलग होता है। रियांश ने किमची की सब्जी के चम्मच को चाटते हुए कहा, किमची, तुम्हारा नाम कैसा है? अच्छा है, लेकिन थोड़ा यूनिक है। फर्स्ट टाइम सुनने पर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची से मिल रहा है। किमची ने इश्क के प्लेट से छोले भटूरे खाते हुए कहा, तुमने कभी कोरियन सीरीज नहीं देखी है क्या? के ड्रामा नहीं देखा? किमची वहाँ के फेमस अचार का नाम है। इसका मतलब तुम्हारा नाम अचार है? रियांश हैरानी के भाव से किमची को देखता है तो किमची का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इश्क दोनों को देखकर हंस देती है। रियांश ने बेफिक्री के साथ अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे यार, तुम्हारा नाम तो इतना अच्छा है, तो फिर खाना इतना बकवास क्यों बनाती हो? कुछ अच्छा बनाकर नहीं ला सकती हो क्या? किमची ने अपने हाथ का एक घुसा बनाया और रियांश की पीठ पर मारते हुए कहा, मेरी पूरी सब्जी खाने के बाद तुम्हें यह खाना अच्छा नहीं लग रहा है? और अगर मेरे खाने में इतनी प्रॉब्लम है तो शिकायत मुझसे नहीं, मेरी मम्मी से करो। यह खाना उन्होंने बनाया है, माँ के हाथ का खाना। रियांश अपने चेहरे पर उदासी की नौटंकी करते हुए रोने की पूरी एक्टिंग करता है और उसे इस तरीके से नौटंकी करता देख किमची और इश्क दोनों हंस देती है। इश्क ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, क्या नौटंकी कर रहा है? चुपचाप खाना खा और हमें भी खाने दे। वो लोग हंसते हुए खाना खा रहे थे। तभी रियांश का फोन बजता है। जैसे ही वह फोन निकालता है तो देखता है उसके घर से कॉल है। रियांश ने फोन स्पीकर पर रखते हुए कहता है, हाँ गुड्डू। पर सामने से एक लेडीज कहती है, सर प्लीज आप घर आ जाएंगे। गुड्डू बेबी खाना नहीं खा रही है और कह रही है जब तक आप नहीं आएंगे वह खाना भी नहीं खाएगी। उन्होंने सारा कमरा बर्बाद कर दिया है। रियांश अपने खाने को वही छोड़ता है और जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। इश्क भी उसके साथ दरवाजे के पास आती है और कहती है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रियांश ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हें तो अभी फ्लोर विजिट के लिए जाना था ना? इश्क ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर किमची की तरफ देखते हुए कहा, किमची संभाल लेगी। किमची ने भी कहा, ठीक है इश्क, मैं संभाल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियांश इश्क को लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं 8 साल की बच्ची सोफे पर मुंह फुलाए हुए बैठी है।
इश्क ने धीरे से रियांश के कानों में कहा, इसे क्या हो गया है? कुछ किया है क्या तुमने? रियांश खुद घबराते हुए उस बच्ची को देखता है और ना में सर हिलाते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं यह बम फूटने को क्यों तैयार है। रियांश आगे जाने वाला था, लेकिन इश्क ने इसका कंधा पकड़कर उसे वहीं पर रुकने का इशारा किया और खुद धीरे धीरे करके वह गुड्डू के पास चली जाती है। वह धीरे से गुड्डू के बगल में बैठती है और कहती है, हेलो गुड्डू, कैसी हो तुम? मैं आपसे नाराज हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ और मैं भाई से भी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आप दोनों मुझे यहाँ पर मनाने के लिए आए हो, पर मुझे मानना ही नहीं है, क्योंकि ना तो आप अपना प्रॉमिस पूरा करती है और ना ही भाई अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। इश्क पूरी तरह से हैरान हो गई थी और रियांश के तो होश उड़ गए थे। गुड्डू रियांश की इकलौती बहन थी और इस वक्त वह नाराज बैठी हुई थी। वह धीरे से गुड्डू के सामने आता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने कान पकड़ता है। वह नीचे जमीन पर बैठता है और फिर खड़ा हो जाता है। ऐसे करते हुए वह उठक बैठक करने लगता है और गुड्डू के सामने सॉरी कहते हुए 10 तक की काउंटिंग करता है। एपिसोड 49, अनजाना डर। इश्क पूरी तरह से हैरान हो गई थी और रियांश के तो होश उड़ गए थे। गुड्डू रियांश की इकलौती बहन थी और इस वक्त वह नाराज बैठी हुई थी। वह धीरे से गुड्डू के सामने आता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने कान पकड़ता है। वह नीचे जमीन पर बैठता है और फिर खड़ा हो जाता है। रियांश गुड्डू के सामने उठक बैठक करने लगता है और गुड्डू से देखकर मुस्कुरा देती है। वह कहती है, ठीक है भाई, मैंने आपको माफ किया। आपकी इतनी सजा काफी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। रियांश गहरी सांस छोड़ता है और अदब के साथ झुकते हुए कहता है, जो हुकुम राजकुमारी साहिबा। रियांश की नौटंकी पर इश्क भी हंस देती है। गुड्डू ने इश्क की तरफ देखा और उसे कहती है, दीदी अब आपकी बारी। चलो अब अपनी पनिशमेंट पूरी करो। इश्क और रियांश दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। रियांश तो हंस देता है और हंसते हुए कहता है, भाई मैंने तो अपनी सजा पूरी की। इश्क अब तुम्हारी बारी है, आओ अपनी पनिशमेंट पूरी करो। तुम भी गुड्डू को टाइम नहीं देती हो। इश्क बेचारों वाली नजरों से गुड्डू को देखने लगती है, तो गुड्डू घूरते हुए इश्क को देखते हैं। इश्क अपनी जगह से उठ जाती है और गुड्डू के सामने जाकर अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगती है। लेकिन उसने 2 बार ही ऐसा किया कि गुड्डू ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, आपकी भी सजा पूरी हुई। उसके ऐसा कहने पर रियांश ने घूर कर गुड्डू को देखा और हैरानी से कहता है, मुझ 10 बार कान पकड़वा कर तुमने यह करवाया और अपनी प्यारी सी दीदी को 2 बार में ही माफ कर दिया। यह तो पार्शियलिटी हुई ना? गुड्डू अपने दोनों हाथ बांध कर घूरते हुए रियांश को देखकर कहने लगी, हाँ बिल्कुल हुई। इश्क दीदी भले ही मुझे टाइम नहीं देती है, लेकिन वह मेरे लिए चॉकलेट पिज्जा लेकर आती है जब भी उन्हें टाइम मिलता है। आप मेरे लिए नहीं लाते हो, इसलिए आपको ज्यादा बार सजा मिली है। अब रियांश का मुंह बन जाता है और गुड्डू और इश्क हंसने लगते हैं। इश्क गुड्डू के पास आती है और अपने बैग में से चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए कहती है, मैं इस बार भी अपनी बेस्टी के लिए खाली हाथ नहीं आई हूँ। गुड्डू चॉकलेट पाकर खुश हो जाती है और उन दोनों को ऐसा खुशी से एक दूसरे के साथ टाइम बताता देख रियांश मुस्कुरा देता है। रात का खाना इश्क ने रियांश और गुड्डू के साथ ही खाया था। गुड्डू चॉकलेट पाकर खुश हो जाती है और उन दोनों को ऐसा खुशी से एक दूसरे के साथ टाइम बताता देख रियांश मुस्कुरा देता है। रात का खाना इश्क ने रियांश और गुड्डू के साथ ही खाया था।
थोड़ी देर बात करने के बाद गुड्डू को नींद आने लगती है। रियांश उसे उसके कमरे में सुला देता है और जब बाहर आता है तो देखता है इश्क अपने बैग में गाड़ी की चाबी निकाल रही है। रियांश हैरानी से कहता है, रात काफी हो गई और बाहर बारिश भी हो रही है। तुम इतनी रात को घर जाओगी? एक काम करो, तुम आज रात यही रुक जाओ। गुड्डू के कमरे में कल सुबह घर चली जाना, पर इश्क जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मेरा घर जाना जरूरी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। दरअसल कल मॉर्निंग मुझे एक पेशेंट को देखने के लिए डायरेक्ट उसके घर पर जाना है, इसलिए आज रात मेरा घर जाना जरूरी है। यहाँ से उस पेशेंट का घर उल्टी डायरेक्शन में है। तुम फिक्र मत करो, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। रियांश जल्दी से छाता लेकर आता है और दरवाजे के बाहर छत खोलते हुए कहता है, चलो तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। रियांश जल्दी से छाता लेकर आता है और दरवाजे के बाहर छत खोलते हुए कहता है, चलो तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। बाहर सच में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रियांश इश्क को छाते के नीचे करता हुआ गाड़ी तक लेकर जाता है और जैसे ही वो गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, रियांश विंडो से उसे देखते हुए कहने लगा, घर पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। इश्क मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और फिर ड्राइविंग स्टार्ट कर देती है। जैसे ही उसकी गाड़ी रियांश के घर के बाहर से निकलती है, रियांश उसे जाता हुआ ही देखता रह जाता है, जब तक कि गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। उसके बाद वह वापस घर आ जाता है। ड्राइव करते हुए इश्क अपने 6 महीने के उसे समय को सोच रही थी, जब उसने अकेले में जीवन जीना सीखा था। 6 महीने पहले जब वह बेंगलुरु आई थी, यह शहर उसके लिए नया था, यह दुनिया उसके लिए नई थी और यहाँ के लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। ऐसी जगह पर वह एक नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करने वाली थी, वह भी बिल्कुल अकेले। उसकी माँ अब उसके साथ नहीं थी। उसकी माँ जो उसकी हिम्मत थी, उसकी प्रेरणा थी, आगे बढ़ने की राह में उसकी हमदर्द थी, उसकी हमराज थी। इश्क के जीवन की सबसे अच्छी दोस्त और उसका सबसे बड़ा सहारा अब उसके साथ नहीं था और उसे उससे दूर करने की वजह भी अब खत्म हो चुकी थी। इश्क को याद आता है कि 6 महीने पहले जब वह बेंगलुरु आई थी और अपने फ्लैट में उसने रहना शुरू ही किया था, तो 10 दिन बाद उसे न्यूज़ के जरिए पता चला था कि नदी से आकर्ष का शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात पता चल चुकी है कि वह सब किसी और का नहीं है, बल्कि आकर्ष का ही है। आकर्ष के मरने की खबर सनसनी खबर की तरह सब जगह फैल गई थी और सब उस किलर के मरने पर बहुत ज्यादा खुश थे। इश्क ने भी इस बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। उसके लिए भी यह सुकून की बात ही थी कि वह इंसान जिसने उसकी माँ की हत्या की है, वह अब मर चुका है। बेंगलुरु में इश्क अपनी नई जिंदगी नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करने लगी और अपनी पिछली जिंदगी भूलने की पूरी कोशिश करने लगी। उसने यहाँ पर एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा, जिसे उसने अपनी मन के अनुसार खूबसूरती से सजाया था। अपने कमरे में उसने अपनी और ईशा जी की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर को सजा कर रखा था, जो हमेशा उसे यह एहसास दिलवाती था कि ईशा जी भले ही शरीर से उसके साथ नहीं है, पर उनकी आत्मा हमेशा इश्क से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु के कुछ नामी हॉस्पिटल में इश्क ने अपना रिज्यूम में भेजा था और वहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल में साइकेट्रिस्ट रह चुकी है। तो बायोडाटा मिलने के साथ ही उसे जॉब के ऑफर मिलने लगते हैं। इश्क को जॉब मिलना बहुत मुश्किल नहीं था।
उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और इसी बेस पर उसे बेंगलुरु के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल सीनवा मेडिकल एंड कॉलेज में साइकेट्रिस्ट की पोस्ट अपॉइंट की गई। उसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था और 6 महीने में ही वह इतनी अच्छी डॉक्टर साबित हुई कि अब उसे जूनियर से सीनियर डॉक्टर की पोस्ट दे दी गई थी और उसके अंदर काम करने वाले डॉक्टर उससे बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनमें से एक रियांश भी था। बैंगलोर शिफ्ट होकर अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही इश्क ने किमची को अपने पास बेंगलुरु बुला लिया था, क्योंकि किसी वजह से किमची ने भी पुराना वाला अस्पताल छोड़ दिया था और वह भी अपने लिए नई जॉब तलाश कर रही थी। जब इश्क को उसके बारे में पता चला तो उसने अपने ही अस्पताल में किमची की जॉब लगवा दी और किमची भी इश्क के पास बेंगलुरु आ गई। वह इश्क की सोसाइटी में ही फ्लैट लेकर रहने लगी थी। क्योंकि इश्क और किमची एक ही सोसाइटी में रहते थे तो किमची की माँ कभी कभी इश्क से मिलने आ जाती थी। उन्होंने बहुत कहा कि इश्क उनके साथ उनके घर पर ही रहे, लेकिन इश्क ने मना कर दिया क्योंकि वह अपनी माँ के जाने के बाद किसी और रिश्ते में बनने से डरती थी। इश्क की जिंदगी अकेली थी, लेकिन सुकून से कट रही थी। अस्पताल में वह अपने मरीज को बहुत अच्छे से देखती थी। किमची और रियांश के साथ वीकेंड बहुत अच्छे से बीतता था। रियांश की बहन गुड्डू के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह फ्री टाइम में गुड्डू के साथ समय बिताकर उसके साथ खेला करती थी। जिंदगी सामान्य थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन था। अपनी बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोककर इश्क देखती है कि बाहर मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। बारिश हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इश्क अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और गाड़ी को लॉक करके लिफ्ट की तरफ चली जाती है। अपने फ्लोर पर पहुंचकर इश्क ने अपनी बैग में से चाबी निकाली और अपने फ्लैट के दरवाजे पर जाकर उसने की हॉल में चाबी लगाई ही थी कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। इसका मतलब उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अपने फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ महसूस होते ही इश्क याद करने लगी कि आज सुबह उसने दरवाजा बंद किया था या नहीं। उसे याद आता है कि आज सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले उसने अपने फ्लैट का दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद किया था, तो फिर अब यह खुला कैसे है? और इसी के साथ उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और एक अनजाना डर उसे अपने अंदर महसूस होता है।